ये फेम स्टंट के लिए सब कुछ किया जा रहा है। खिदमत करता हूँ। नेत्रपाल सिंह मीणा एपी सिंह के घर में काम कर चुका, लेकिन इसने एपी सिंह ने नहीं पहचाना। जिंदा लाश बन के रह चुका है हैदर, हर वक्त रोता है। तमाम देखने और सुनने वाले लोगों को खुशामदीद कहते हैं। आज इस शख्सियत से हम आपका तारुफ करवाने लगे हैं। बहुत सारे लोगों के ये सवालात थे कि हम उस शख्सियत से ये जानना चाहते हैं कि हैदर और सीमा के केस को अब तक कहाँ तक परसू किया गया है। आज ऐसी ही शख्सियत से मिलने के लिए हम उनके पास यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर रोशन अजीम साहब जो हैदर के लॉयर हैं और इस सारे केस में जो भी इंकशाफ हुए हैं वो उनकी तरफ से बहुत मायने रखते हैं। इस केस को लेकर आज बहुत सारी गुफ्तगू उनसे करने के लिए हम उनके पास हाजिर हुए हैं, तो चलिए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। और पहला सवाल हम आपसे ये करेंगे कि आपने ये केस जो टेकअप किया है उसकी वजह क्या थी? थैंक यू सो मच ज़ुहैब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद ये करता हूँ कि आपके चैनल और इस चैनल प्रोफेसर डॉक्टर रोशन अली अज़ीम के तवस्सुत से जितने भी देखने वाले हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी समेत दुनिया में जहाँ भी रहने वाले सब्सक्राइबर हैं हमें देख रहे हैं, वो ठीक होंगे। उन सबको अस्सलाम वालेकुम, जी आयानू, नमस्ते, वो ठीक होंगे। इस केस को टैकल करने के कुछ वजूहात हैं, वो मैं पहले अपने प्रोग्राम्स में दे चुका हूँ। सबसे पहले वजह यह है, ये केस जो है वो है फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानियत का केस है, इंसानियत की मदद का केस है। एक वालिद से बच्चे छीने गए, एक वफ़ादार जो शोहर है उसके साथ धोखेबाजी, दगाबाजी की गई, इंसानियत को बेचा गया, इंसानियत की तज़लील की गई। एक रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न ये है, मेरा मुल्क पाकिस्तान, मेरे मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। नारे लगाने वाला जो है एक वहाँ का वकील था, वो पढ़ा लिखा शख्स जो है वो वहाँ का माना जाता है, सुप्रीम कोर्ट का वकील माना जाता है। उसने मेरे प्यारे मुल्क, मेरे प्यारे वतन के ख़िलाफ़ मुर्दाबाद के नारे लगाए। वो नारे भी किससे लगाए? मेरे जो सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान से मासूम बच्चे थे उनसे नारे लगवाए। ये बड़े रीज़न्स थे बड़े। उसके अलावा जो सबसे बड़ा रीज़न ये था कि एक मजबूर इंसान था, एक मजबूर पाकिस्तानी था जो बैतुल्लाह के गिलाफ से लिपट कर रो रहा था, जो रोज़ा रसूल पर रो रहा था। उसका कोई मददगार नहीं था, उसका कोई सहारा नहीं था, उसकी कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। ये सारे रीज़न्स थे। तो उस वजह से मैंने इस केस को टैकल किया। यकीनन ये एक मुश्किल तरीन केस है हिंदुस्तान की तारीख़ का, पाकिस्तान की तारीख़ का एक मुश्किल तरीन केस है। इस केस में जो मुद्दई है, न मुद्दई पाकिस्तान में है, न ही जो ये क्रिमिनल एक्ट करने वाला है, न ही वो पाकिस्तान में है। ये सरहदों के बाहर है। ये जो सीमा हैदर है ये भी पाकिस्तान से बाहर है। ये सीमा हैदर का साथ देने वाले जो नेत्रपाल मीणा है ये भी पाकिस्तान से बाहर है। सचिन मीणा है ये भी पाकिस्तान से बाहर है। ये सारे जो रीज़न्स से उस हवाले से ये केस को मैंने टैकल किया। यकीनन ये एक मुश्किल तरीन ही केस है जिस पे हिंदुस्तान के तमाम वकला, पाकिस्तान के तमाम वकला, दुनिया भर के तमाम वकला इस केस को यही सवालत उठाते हैं कि इस केस को कैसे डील किया जाएगा, कैसे लड़ा जाएगा। पाकिस्तान में केस दाखिल होगा, हिंदुस्तान में केस दाखिल होगा, कैसे डील किया जाए, उनके जहन में सवालात पैदा होते हैं। मैं उनको आपके चैनल और इस चैनल के रोशन अली अज़ीम के थ्रू मैं उनको ये खातरी कराता हूँ कि लीगल तरीके से ये केस डील होगा और केस हम जीतेंगे और बच्चे गुलाम हैदर को मिलेंगे। जितने भी कसूरवार हैं उनको सज़ा मिलेगी। बेशक ये मुश्किल तरीन केस है इस लीगल सिस्टम का, लेकिन हम इसको एक स्ट्रेटजी के थ्रू हम पाकिस्तान के कानून, हिंदुस्तान के कानून के तहत ही इस केस को हम डील कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हम ये केस जीतेंगे। इसमें हमें बड़ी पेशरफ़्त हुई है। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल में, ये मेरी तरफ से सवाल नहीं है, ये जो देखने वाले व्यूवर्स हैं उनकी तरफ से कुछ सवालात हैं। और आपको पता है जहाँ अच्छे सवाल होते हैं वो बुरे सवालात भी होते हैं। वो समझते हैं कि आपके बारे में वो जानते नहीं हैं कि ये फेम स्टंट के लिए सब कुछ किया जा रहा है। तो मैं उनको बता दूं और आप भी आज हकीकत बता दीजिए कि आपने इस केस की कितनी फ़ीस ली और किस लिए इस केस को आपने परसू किया है। देखें, क्योंकि मैं ह्यूमैनिटी पे बिलीव करता हूँ। मेरी जो तालीम है वो ह्यूमैनिटी में है और मेरे जो रिसर्च है सारी
मेरा मास्टर हो, मेरे एमफिल हो या मेरा पीएचडी हो, वो सारी इंसानियत की तालीम पर ही है, लॉ पर ही है। ये पहला केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ह्यूमैनिटी लड़े हैं, 1 रुपया भी नहीं लिया है। तो ये गुलाम हैदर का जो केस है ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया भी गुलाम हैदर से न लिया है, न ही फ्यूचर में मैं लेने वाला हूँ, न ही गुलाम हैदर के थ्रू मैं किसी और से 1 रुपया भी लेने वाला हूँ। ये फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल केस है। ये पहला केस नहीं है, ये इंटरनेशनली केसेस बहुत सारे मैंने डील किए हैं। आपको पता ही होगा कि कुछ वक्त पहले एक हिंदुस्तानी जो पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में आया, तो शबीर अहमद उसका नाम था, वो भी केस मैंने प्रोसीड किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो केस मैंने जीता और हाई कोर्ट से मैंने वो केस जीता और पाकिस्तान की हाई कोर्ट ने, सिंध हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया कि उसको रिहा किया जाए, रिहा करके उसको हिंदुस्तान भेजा जाए। वो केस जो शबीर अहमद का लिया, वो भी केस जो है मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट लिया, बग़ैर पैसों के लिया। इस चैनल के थ्रू जो है वो हिंदुस्तानी लोग जितने भी हैं, वो राजस्थान का रहने वाला है। राजस्थान में ज़रूर उसके वालिदैन, उसके मोहल्ले वाले, उसके शहर वाले ये देख रहे होंगे, वो शाहिदी देंगे कि मैंने वो केस भी फ्री ऑफ कॉस्ट लिया। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। देखें, ये वकालत जो होती है ये सिर्फ़ पैसों के लिए नहीं होती है, ये खिदमत के लिए होती है। हम खिदमत करते हैं इंसाफ की खातिरी के लिए। सब केसों में पैसे नहीं होते हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें इंसानियत की खिदमत की जाती है, समाज की खिदमत की जाती है, मुल्क की खिदमत की जाती है, गरीब मिस्कीन बेसहारा लोगों की खिदमत की जाती है। तो मैं खिदमत करता हूँ। मैं वकालत को इंसाफ के लिए और ख़िदमत के लिए बेहतर मैं प्लेटफॉर्म समझता हूँ और हम खिदमत इसमें करते हैं। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल, आप लोगों को ये तो पता चल गया कि यहाँ पर कोई फेम स्टंट नहीं है, ये इंसानियत के लिए इससे पहले भी ये काम कर चुके, और ये आज रोशन साहब ने हमें बता दिया कि ये केस भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है इंसानियत के लिए। जबकि सीमा ये बात कहती है कि पाकिस्तान में तो बड़ा जुल्म सितम है, तो इस बात की नफ़ी यहाँ से भी हो जाती है। मैं दूसरा सवाल अब ये करना चाहूँगा कि एक पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एक शादीशुदा औरत उस शोहर का माल बेचती है, उसके बच्चों को फरार करके इन लीगल वे में वहाँ चली जाती है, तो क्या पाकिस्तान के लॉ में उसके लिए कोई सज़ा है या नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो हमने ये समझना है कि पाकिस्तान के कौन से कवानीन तोड़े गए, हिंदुस्तान के कौन से कवानीन तोड़े गए, नेपाल के कवानीन तोड़े गए या नहीं तोड़े गए। ये ऐसे सवालात हैं जिनको हिंदुस्तान की आवाम, पाकिस्तान की आवाम जानना चाहती है। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि हम इसको देखते हैं कि सीमा ने कौन सा कांड किया, कौन सा क्रिमिनल एक्ट किया। सबसे पहले सीमा ने पाकिस्तान का फॉरेन एक्ट जो है उसकी वायलेशन की। सीमा ने इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस 1979 की वायलेशन की, सीमा उसकी कसूरवार है। उसके बाद सीमा ने पाकिस्तान का पासपोर्ट एक्ट 1974 है, उसका भी सीमा ने वायलेशन की, सीमा ने उसका लॉ तोड़ा है। उसके बाद सीमा ने थेफ्ट की। सीमा ने 3 लाख रुपए या 4 लाख रुपए जो गुलाम हैदर साहब के रखे हुए थे, सीमा ने वो पैसे चुराए। सीमा ने 4 तोला जो सोना है गुलाम हैदर साहब का, वो सीमा ने वो चुराया, बेचा। सीमा हैदर ने एक घर 20 लाख रुपए का गुलाम हैदर साहब का फ्रॉड करके वो बेचा। सीमा ने पूरे घर का सामान, होम अप्लायंसेस जितना भी था, ये मजदूरी करके सऊदी अरेबिया में इसने जोड़ा, घर बनाया, सीमा ने वो सारा बेचा। तो सीमा ने पाकिस्तान का फौजदारी कानून भी तोड़ा। किसके साथ? इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस के साथ, फॉरेन एक्ट के साथ, पासपोर्ट एक्ट के साथ। ये पाकिस्तान के कानून सीमा हैदर ने तोड़े। उसके साथ सीमा ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग की। पाकिस्तान में ह्यूमन ट्रैफिकिंग लॉ है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट 2018। सीमा ने 4 बच्चे ह्यूमन ट्रैफिक किए, इंडिया पहुंचाए। ये सीमा ने पाकिस्तान का कानून तोड़ा। पाकिस्तान के फौजदारी का सीमा हैदर ने पासपोर्ट एक्ट 1947 के साथ, इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस 1979 तोड़ा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट 2018 तोड़ा। उसके बाद पाकिस्तान का फौजदारी कानून भी सीमा हैदर ने तोड़ा। ये तो रहे पाकिस्तान के कानून, पाकिस्तान के लॉ वायलेट किए सीमा ने। पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 5 भी सीमा ने वायलेट किया। अब पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 5 क्या कहता है? वो कहता है एक पाकिस्तान के शहरी को लॉयल रहना है, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को। अब सीमा तो लॉयल रही नहीं। सीमा ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए,
सीमा तो ये कहती है कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो गंदे काम करती है। सीमा तो ये कहती है ISI जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है वो गंदे काम करती है। सीमा तो ये कहती है कि पाकिस्तान में दहशतगर्द लोग हैं, इंडिया में दहशतगर्दी करवाते हैं। सीमा ने तो पाकिस्तान के जितनी हद तक बदनामी करनी चाहिए वो सीमा ने की। सीमा तो लॉयल नहीं रही। सीमा ने पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 5 की तो पासदारी नहीं की, आइन भी तोड़ा सीमा ने। जब पाकिस्तान के कानून की वायलेशन सीमा ने की। अब आते हैं इंडिया में। इंडिया के जो कानून है उसका पासपोर्ट एक्ट का सेक्शन 14 है 14, सीमा ने वो तोड़ा। इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस सीमा ने वायलेट किया। इंडिया और नेपाल की जो पीस ट्रीटी है 1952 की, सीमा ने वो भी वायलेट की। हिंदुस्तान और नेपाल के दोस्ताना ताल्लुकात के लिए ये पीस ट्रीटी कायम की गई, क्योंकि नेपाल में एक मंदिर है जिसको कहते हैं पशुपतिनाथ, शायद को मंदिर है, उनके लोगों को एक्सेस देने के लिए, मंदिर में एक्सेस देने के लिए हिंदुस्तान की पीस ट्रीटी की गई, ताकि हिंदुस्तान से लोग नेपाल जा सके, नेपाल से हिंदुस्तान आ सके। सीमा ने उन तमाम जितने भी पिलग्रिम्स थे नेपाल और हिंदुस्तान के, हिंदुइज्म के, सनातन धर्म के, सीमा ने उनके लिए मुश्किलात पैदा कर दी। पहले इजीली नेपाल से सनातन धर्म के लोग हिंदुस्तान आते थे यात्रा करने के लिए, गंगा में स्नान करने के लिए, हिंदुस्तान से पशुपतिनाथ मंदिर पे जाते थे। उन सब लोगों के लिए सीमा ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। अब ना इजीली हिंदुस्तान से नेपाल लोग जाते हैं, ना नेपाल से हिंदुस्तान आते हैं। तो सीमा ने ये भी कांड किया, हिंदुस्तान के सनातन धर्म के लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। तो सीमा ने पाकिस्तान के कानून तोड़े, हिंदुस्तान के कानून तोड़े, नेपाल के कानून तोड़े, और उसके साथ सीमा ने शरई कानून तोड़ा। कैसा? सबसे बड़ा शरई कानून जो है सीमा ने तोड़ा, एपोस्टेसी की, मजहब तब्दील किया, मुर्तद बन गई इस्लाम में। आप पढ़े ना सही बुखारी की 3017 सही हदीस है। जितने भी इस्लामिक लोग हैं वो सुन रहे होंगे, वो आप सही बुखारी खोलें, सही बुखारी की हदीस है 317, उस पर डिस्कस में नहीं करना चाहता, लेकिन 3017 सही हदीस, सही बुखारी की हदीस पढ़ें कि मेरा आका रसूल क्या कहता है, अगर कोई एपोस्टेसी करे तो मजहब तब्दील करे। सीमा ने मजहब तब्दील किया, शरई कानून तोड़ा। उसके बाद सीमा ने हिंदू धर्म का भी मजाक उड़ाया, मजाक उड़ा रही है। वो कहती है मैं हिंदू हूँ, सनातन हूँ, मुझे कलमा नहीं आता है। पहले एक इंटरव्यू में पूछा गया कलमा बताओ, नहीं आता। दूसरे इंटरव्यू में कैसे सीमा को कलमा याद आ गया, बताएं? कलमा आता है इसको, नमाज पढ़ती है ये, रोजे रखती है ये, सारा फ्रॉड कर रही है। ये इसका सेफ जोन है, ये इसका सेफ जोन है, इसी वजह से तो ये बचना चाह रही है। हमें पता है सीमा का जो है सेफ जोन क्या है, डिफेंस क्या है। सीमा का जो डिफेंस है वो पासपोर्ट एक्ट, हिंदुस्तान का जो पासपोर्ट एक्ट है, हिंदुस्तान का जो पासपोर्ट एक्ट है, उसकी जो रिसेंट अमेंडमेंट है ना, सेक्शन 17 का सब सेक्शन 2 है शायद, वो है डिफेंस। वो ये कहता है जब भी कोई हिंदुस्तान का, जब भी कोई बांग्लादेश से, नेपाल से, पाकिस्तान से, किसी और जगह से हिंदू धर्म का कोई लोग हिंदुस्तान में आकर पनाह ले और हिंदुइज्म की बुनियाद पर उसकी ज़िंदगी को खतरा हो, समाजी या सोशली उसको कोई खतरा, तो वो हिंदुस्तान में आए, उनको हम नेशनलिटी देंगे। और सीमा इस पर खेल रही है, लेकिन ये सीमा का जो प्लान है ये फेल होगा, क्योंकि इसको जो स्क्रिप्ट लिख के दिया जा रहा है वो स्क्रिप्ट सबको पता है कि कौन लिख के दे रहा है, तो ये इसका स्क्रिप्ट कभी भी कामयाब नहीं होगा। सर मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, इतने आपने बताए उसने जुर्म किए, इतने जुर्म करने के बाद क्या पाकिस्तान का ये लॉ कहता है कि वो इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान लाई जा सकती है?